दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा सा विस्तार दे करके चलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन क्या है और इन हमलों का संबंध क्या है। साथ ही साथ ये समझेंगे कि हमास का उद्भव कैसे हुआ है और हमास के तरीके से ही और भी संगठन जो चरमपंथी संगठन है उनका भी उदय किस तरीके से हुआ। हमास का वर्तमान मुखिया वो क्यों इतना कुख्यात आतंकी बना, इन सभी के पीछे वो कौन कौन से कारण हैं जिनको आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों फ़लस्तीन का अस्तित्व रोमन काल से ही है। इसके तहत वेस्ट बैंक और गजा जो फिलहाल फ़लस्तीन के नियंत्रण में है, इसके साथ पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाला पूरा क्षेत्र आता है। रोमन काल में इस पूरे क्षेत्र को फ़लस्तीन ही कहा जाता था। अगर आप ये नक्शे को देख रहे होंगे तो इस पूरे एरिया को फ़लस्तीन ही कहा जाता था। बाइबल में भी इस क्षेत्र में यहूदी साम्राज्य का भी जिक्र मिलता है, इसलिए यहूदी इसे अपनी पुरानी मातृभूमि मानते हैं। लेकिन आगे चल के साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि अभी जो लोग इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं वो पूरे इलाके को फ़लस्तीन के तौर पर ही मान्यता देते हैं। फ़लस्तीन लोग भी वेस्ट बैंक से लेकर के गजा और पूर्व यरूशलेम के लिए एक ही शब्द फ़लस्तीन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ़लस्तीन में कभी भी एक मजबूत सरकार का उदय नहीं हुआ, जिसके चलते जो लोग अपने आप को फ़लस्तीन का कह सकते उनके लिए कभी कोई एक नेतृत्व करने वाला मिला ही नहीं, जिसके नेतृत्व की छत्र छाया में फ़लस्तीन अपने आप को एक मजबूत पहचान दिला सके। यमन देश में शियाओं की पहचान दिलाने के लिए वहां पर हूथी नाम का एक चरमपंथी संगठन का उदय हुआ। ठीक उसी तरीके से लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने के लिए हिजबुल्लाह का उदय हुआ और इसी तरह फिलिस्तीनियों को अपना हक दिलाने के लिए हमास संगठन को बनाया गया, जिसकी कमान वर्तमान में मोहम्मद देव के हाथ में है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि ये मोहम्मद देव कौन है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसके पीछे बहुत सालों से पड़ी है, अभी तक ये क्यों नहीं मिल पा रहा है। देव 2002 से हमास की अल कासम ब्रिगेड का कमांडर है। यह 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप जो एक रिफ्यूजी कैंप हुआ करता था उसमें इसका जन्म हुआ था। उस समय गाजा पर इजिप्ट का शासन था। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वाले में उसका पिता भी शामिल था। बचपन से ही उसने अपने रिश्तेदारों दोस्तों को फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। इसने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और 20 वर्ष की उम्र के बाद इसकी कोई भी तस्वीर अभी तक देखने में नहीं आई है। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई थी। तब देव की उम्र करीब 20 साल की थी। यह वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत हुआ करती। उस बीच इस 20 साल के लड़के ने बहुत से बेगुनाहों फिलिस्तीनियों को अपनी आज़ादी का चूरन देकर उन्हें आत्मघाती बम विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया। इन आत्मघाती बम विस्फोटकों में दर्जन लोगों की मौत हुई और इसका जिम्मेदार इसी देव को ठहराया गया है। उसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन के बीच अमेरिका में एक समझौता होता है। इसे दुनिया में ओस्लो समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये शांति समझौता इजराइल और फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को PLO ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया, उसे PLO को फ़लस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधित्व माना। लेकिन हमास को ये बात रास नहीं आई। उनका कहना था कि फ़लस्तीन को वो सारी ज़मीन वापस की जानी चाहिए जो उसके पास 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पहले तक थी। ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ। इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसका आरोपी यही दैफा था। इसीलिए वर्तमान में इजरायली सेना के लिए हमास का सबसे बड़ा लीडर दैफा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजरायली सेना वो अभी तक इसे ढूंढ पाने में असमर्थ है। इजरायली सेना काफी प्रयास कर रही है कि दैफा का कोई पता चले और जिसके माध्यम से
इस कमांडर को पकड़ा जा सके। अभी तक इजरायली सेना उत्तरी गाजा के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण कर चुकी है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अक्टूबर के अंत में आईडीएफ के आक्रमण के कुछ समय बाद मोहम्मद दैफ अपने सैन्य मुख्यालय से दक्षिण गाजा में भाग गया होगा। यही माना जाता है कि दैफ खान यूनिस में है, जहां उसकी काफी ज्यादा जान पहचान भी है और जहां हमास के आतंकवादी ताकतें अपनी सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा स्थापित कर सकती हैं। इसके अलावा मोहम्मद दैफ खान यूनिस के पास किसी छोटे गांव में भी हो सकता है जिसे आईडीएफ नजरअंदाज कर सकते हैं, या वह मिस्र के साथ सीमा पर संवेदनशील फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्षेत्र के पास राफा में भी भाग गया होगा। लेकिन आईडीएफ को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है दोस्तों। हालांकि खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक 7 बार उसे मारने का असफल प्रयास कर चुकी है। अब इतने प्रयासों के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी वो खुफिया एजेंसी है जिसकी कमान देश के भीतर सिनबेट और देश के बाहर मोसाद के नाम से जानी जाती है। इनके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और फोर्स भी जुड़ा होता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में मोसाद का सबसे ताकतवर नाम माना जाता था, लेकिन यह मोसाद 7 अक्टूबर को हमास के इतने बड़े हमले को भांपने में नाकाम रहा। इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस को भी अपने दुश्मनों के खिलाफ सटीक ऑपरेशन करने में माहिर माना जाता था, लेकिन यही आईडीएफ गाजा पट्टी में पिछले 70 से ज्यादा दिनों के युद्ध के बावजूद हमास के एक भी शीर्ष कमांडर को पकड़ने या मारने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यह इजराइल गाजा पट्टी पर आक्रमण करके फंस चुका है? दुनिया भर के हाईटेक हथियारों से लैस इजरायली सेना और मोसाद 42 वर्ग किलोमीटर में छिपे हमास के आतंकवादियों और अपने 200 से ज्यादा बंधकों को अभी तक नहीं ढूंढ पाया है दोस्तों। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि हमास की पूर्व की तैयारी किस तरीके से थी। अभी तक इजराइल की सेना को वो सफलता नहीं मिल पा रही है। वो बंकरों और टनल बना करके छुपे हुए हैं। इजराइल की सेना जाती है, उन्हें खोजती है, हमास के आतंकी उन्हें निशाना बनाते चले जा रहे हैं और इस तरीके से इजराइल की सेना अभी तक अपने कई सैनिकों को खो चुकी है, लेकिन हमास के बड़े लीडरों तक अभी वो पहुंच नहीं पा रही है। आगे देखते हैं कि इजराइल की सेना किस तरीके से इस दैफ को पकड़ पाती है। जैसा कुछ भी अपडेट होगा आप अगली वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।